वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 12th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये अप्लाई होता है किसी भी एक जंक्शन पे। एक जंक्शन क्या है? जहां पर बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स मिल रही हो, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट O है। इस पॉइंट पर बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइन कर रही हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे जंक्शन या फिर नोड। इसलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। द algebraic sum of the currents meeting at a junction in a circuit is 0। किसी भी एक सर्किट में किसी जंक्शन पर जितने भी करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0। अब क्योंकि ये लॉ करंट्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जंक्शन है और इस पर बहुत सारे करंट्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5। इसमें से कुछ करंट्स इनवर्ड्स हैं टुवर्ड्स द जंक्शन और कुछ करंट्स आउटवर्ड्स हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट प्लस आउटकमिंग करंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। नेट इस नोड से कोई भी चार्ज ना लीव होगा ना एंटर होगा। That means summation of current is equal to 0. That is why this law is based on the conservation of charge। क्योंकि कोई भी पॉइंट सर्किट में ना एक सोर्स ऑफ चार्ज की तरह काम कर सकता है, ना ही सिंक ऑफ चार्ज की तरह काम कर सकता है। इस लॉ के लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है, जिसमें हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब इसे हम अप्लाई करेंगे इस नोड O पर। तो देखिए I1 करंट इनवर्ड है, हम इसे पॉजिटिव लेंगे। देन I2 इज अगेन इनवर्ड, तो इसे भी पॉजिटिव लेंगे। I3 इज गोइंग आउट, सो इसे हम नेगेटिव लेंगे। I3 माइनस हो जाएगा। I4 भी आउटगोइंग करंट है, सो इट विल बी माइनस I4 and I5 is incoming current, so it is plus I5। इन सब का ये अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? 0 के। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। हमें ये एक जंक्शन दिया है, इसमें हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसकी स्टेटमेंट है समीशन I इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये वाली जो वायर है इट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज ब्रांचेस। सो ये एक जंक्शन है, तो इसमें जो भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड गोइंग करंट होंगे उनका सम 0 होगा। फर्स्ट ये इनकमिंग करंट है, इसे हम प्लस लेंगे, प्लस 3 एम्पियर। इट इज अगेन इनकमिंग करंट प्लस 4। 1.3 इज आउटगोइंग करंट, सो इट विल गेट माइनस, एंड 2 इज अगेन आउटगोइंग करंट माइनस 2, एंड I is outgoing current plus I equal to 0। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इट विल गिव यू 7 minus 3.3 plus I is equal to 0। It will give you 3.7 plus I equal to 0। So I equal to आ गया है minus 3.7 एम्पियर। This is the answer of this question। I would be equal to minus 3.7 एम्पियर। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। Since current I is coming out negative, this is because the current I is outgoing। Next is Kirchhoff's second law। Kirchhoff's second law अप्लाई होता है किसी एक लूप पर। लूप क्या होती है? किसी भी एक सर्किट में क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहते हैं। जैसे कि इस सर्किट में आपको 2 क्लोज्ड पाथ दिखाई दे रहे हैं, एक ABCF एंड सेकेंड इज FCDE। ये दोनों क्या है? क्लोज्ड पाथ है, यानी कि इस सर्किट में 2 लूप है। और एक ABDE, एक कंप्लीट दिस इज ऑल्सो अ लूप, क्लोज्ड पाथ है। तो इस सर्किट में हमारे पास 3 लूप बन रही हैं।
तो इन तीनों लूप पर हम क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसलिए इस लॉ को किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोला जाता है। लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस in potential around any closed path of a circuit involving resistors and cell in the loop is 0। किसी भी एक लूप में सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, इंक्लूडिंग रेजिस्टर्स एंड सेल। जो लूप है उसमें सेल भी हो सकता है और रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी आए उस लूप में, उसमें नेट चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें, ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा समेशन I इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये लॉ वोल्टेज को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है KVL। अब इस सर्किट पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हम कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कन्वेंशन है कि जब भी हम क्लोज्ड पाथ में मूव करेंगे और हमारे पास किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, उस पाथ को ट्रेस करते हुए हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, तो हम उसकी EMF को +E लिखेंगे। और इसी तरह इसका ऑपोजिट, अगर हम ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसमें इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल ट्रेस करते हुए पहले आता है, तो हम उसकी EMF को -E से लेंगे। किसी भी पाथ को ट्रेस करते हुए अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो EMF +E होगी, नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो -E होगी। थर्ड कन्वेंशन है रेजिस्टेंसेस के ऊपर। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेसिंग ऑफ द पाथ, और इस डायरेक्शन में ही हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विच विल बी इक्वल टू I इंटू आर, उसे हम क्या लेंगे, प्लस। अगर करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर उसे हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह अगर हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट होती है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस आर विल बी टेकन एज नेगेटिव, माइनस ऑफ आई आर लेंगे। तो यानी कि ये डिपेंड करता है हमारे पाथ के ऊपर, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में मूव करें उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल सेल का आए तो +E, करंट की सेम डायरेक्शन हो तो प्लस पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो -E, इसी तरह से करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे। अब इन्हीं साइन कन्वेंशंस को हम अप्लाई करके यहाँ इन दो लूप्स में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। लेट इट बी लूप 1 एंड दिस इज लूप 2, और हम इसका पाथ जो है अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया है। अब यहाँ पे लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए हम A से चलना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेल जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो इसकी EMF को क्या लेंगे हम, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा E1 प्लस का। उसके बाद इस तरफ मूव करते हुए रेजिस्टर है R2 जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में -I1, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -I1 इंटू R2। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसे हमने नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और करंट इसमें ऊपर की ओर जा रहा है। अब लूप में नेक्स्ट आया है R3 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमारे पाथ के, तो इसे भी नेगेटिव लेंगे, -I3 R3
फिर R1 जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे भी हम नेगेटिव ले लेंगे, माइनस I1 R1। तो और वापस से हम इसी पॉइंट पर आ गए हैं। तो ये लूप कंप्लीट कर ली है। इन सब का सम क्या होगा, 0 क्यूब। दिस इज फॉर लूप 1। इसी तरह से हम सेकेंड लूप में भी केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन अब हम एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इस सी पॉइंट से चलना शुरू किया। आप कोई भी पॉइंट से कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने सी से शुरू किया तो सबसे पहले आया R3 जिसमें करंट जा रहा है I3 विच इज ऑपोजिट टू आवर डायरेक्शन। सो इसे हम ले लेंगे माइनस R3 इंटू I3। उसके बाद R2 आ रहा है जिसमें से करंट जा रहा है I2, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो I2 इंटू R2, इसे भी हम नेगेटिव लेंगे। फिर आया है सेल जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें पहले फेस हो रहा है, इसलिए हम इसकी ईएमएफ को प्लस में लेंगे, प्लस E2। फिर R5 जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है ट्रेसिंग के, तो इसे भी माइनस में लेंगे। इट विल गिव यू माइनस I2 R5। और इन सब का ये अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इस तरह हम सर्किट में किसी भी लूप पर केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें 2 सेल है, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के। कुछ रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस गिवन है। हमें फाइंड करना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा केवीएल। अब देखिए करंट यहाँ से आ रहा है I1 और यहाँ से करंट आ रहा है I2। तो यहाँ पे आकर दोनों करंट ज्वाइन हो जाएंगे। सो इस 10 ओम से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। यानी कि करंट फाइंड करना है हमने I1 प्लस I2, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। अगर हमें करंट पता है, इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस 10 ओम। तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं लूप 1 और इसे लूप 2। इनमें हम क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। फर्स्ट लूप के लिए मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया इस सेल से, इस पॉइंट ए से। तो सबसे पहले हमारे पास आया सेल जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, तो हम इस वोल्टेज को लेंगे प्लस में 2, देन माइनस ऑफ 3 इंटू I1, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है हमारे ट्रेसिंग के। हम नीचे की ओर जा रहे हैं, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये आ जाएगा -3I1। रेजिस्टेंस को हम करंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देन अगेन हमारे पास आया 10 ओम जिसमें से करंट जा रहा है I1 प्लस I2 विच इज अगेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन लेंगे, 10 इंटू I1 प्लस I2। और फिर 5 ओम जिसमें से करंट जा रहा है I1 जो अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, -5I1 इक्वल टू 0। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। I1 वाली टर्म्स है -3, -10 एंड -5। इट विल गिव यू -18I1 एंड I2 की टर्म एक ही है, -10I2। इस 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हमें मिलेगा -2। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड लूप पर केवीएल अप्लाई करेंगे। हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेट कि हम यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। 10 ओम के थ्रू जाएंगे, करंट भी सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 प्लस I2 इंटू 10। फिर है 4 ओम रेजिस्टेंस जिसमें से करंट जा रहा है I2, वो भी सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस आ जाएगा,
4I2। फिर सेल आएगा, उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो हम इसकी ईएमएफ को नेगेटिव में लेंगे -1। देन 5 ओम जिसमें से करंट जा रहा है I2 सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का 5I2 इक्वल टू 0। फिर से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। I1 की एक ही टर्म है 10I1, I2 10 है +4 +5 दैट इज 19I2 इज इक्वल टू 1। ये 1 उधर चला जाएगा। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये दोनों इक्वेशंस I1 के इक्वल है, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 9I1 + 5I2 इज इक्वल टू 10I1 + 19I2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल गिव यू I1 इक्वल टू -14I2। ये हमारे पास I1 और I2 के बीच में रिलेशन आ गया है। यहाँ पर पुट करके हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में I1 की जगह -14I2 पुट करेंगे, इट विल गिव यू 9 इंटू -14I2 + 5I2 इक्वल टू 1। 9 into 14 will give you 126 -126 into I2 + 5I2 equal to 1 -121 I2 equal to 1 and I2 की वैल्यू आ गई है -1/121 एम्पियर। ये हमारे पास करंट आ गया है I2 -1/121 एम्पियर। अब हम इस रिलेशन में पुट करके I1 फाइंड आउट कर लेंगे। I1 इज इक्वल टू -14 इंटू I2। I2 की वैल्यू है -1/121, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो I1 की वैल्यू आ गई 14/121 एम्पियर। सो इस तरह से हमने I1 और I2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हमें फाइंड करना था करंट थ्रू द रेजिस्टर 10 ओम, जो कि क्या है I1 + I2। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। I1 हमारे पास आ गया है 14/121 एम्पियर और I2 है -1/121 एम्पियर। करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I1 + I2 है, विच इज 14/121 -1/121, इट विल गिव यू 13/121 एम्पियर। तो ये करंट आ गया है थ्रू दिस रेजिस्टर 10 ओम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम क्या होगा, जितना इसके अक्रॉस करंट जा रहा है इनटू रेजिस्टेंस 10 ओम। और करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 13/121 इंटू 10। सो इट विल गिव यू 130/121 वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.074 वोल्ट। सो इस तरह से हम किसी भी क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक बात नोट कीजिए, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक स्पेशली डिजाइन सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S को इस फॉर्म में अरेंज किया गया है। इन सब के बीच में लगा है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर G। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन एवर देयर इज अ करंट, और ये हमें करंट की डायरेक्शन भी देता है, उसका मैग्नीट्यूड भी देता है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड विद द सेल ऑफ EMF E एंड अ की K. So what this principle states, if P, Q, R and S 4 resistance are connected to form a bridge as shown in this figure with a galvanometer between points B and D and a cell and a key between points A and C. If the galvanometer shows no deflection, then the bridge is said to be balanced.
अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर दें और की को कर दें क्लोज, तो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो इस ब्रिज को बैलेंस्ड कहा जाएगा। एंड इन दैट केस वी विल हैव P by Q इज इक्वल टू R by S। इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो वो है इक्वल आएगा। अब ये सर्किट स्पेशल क्यों है, आप देखिए, क्या P और R पैरेलल में है? नहीं, क्योंकि इनके दोनों एंड्स कनेक्टेड नहीं हैं। अगर ये बीच में गैल्वेनोमीटर ना होता तब हम कह सकते थे P और R पैरेलल में है। Q और S भी पैरेलल में नहीं है। सिमिलरली P और Q क्या ये सीरीज में है? नहीं, क्योंकि यहाँ से भी एक और ब्रांच निकल रही है जहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इसी तरह R और S भी सीरीज में नहीं है। सो P, Q, R, S में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है। एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो कि कहता है अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है, देन दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड दिस विल गिव यू P by Q इज इक्वल टू R by S। अब हम इस कंडीशन को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेल है E, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, लेट अस से इट इज I। यहाँ पर जाकर करंट I दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेट इट बी I1 एंड I2। फिर ये I1 यहाँ पर आकर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है IG, तो इस ब्रांच में से करंट कितना जाएगा? I1 में से IG इधर चला गया, तो यहाँ से बचेगा I1 माइनस IG। अब यहाँ पे I2 करंट आ रहा है और यहाँ से IG करंट जा रहा है, तो इस ब्रांच में से कितना करंट पास होगा? I2 प्लस IG। C पॉइंट पर आकर ये करंट और ये करंट दोनों मिल जाएंगे। I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल गिव यू I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 किसके इक्वल है? टोटल करंट I के। तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगा I। जितना करंट हम यहाँ से सेंड करेंगे उतना ही वापस आएगा। इट विल हैपन व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो अब हमारे पास दो लूप बन गई हैं, A B D A एंड B C D B। इन दोनों लूप्स पर हम क्या अप्लाई करेंगे? KVL। सो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप ले लेते हैं और इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये है, और हम पॉइंट A से चलना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रेजिस्टेंस आई P, जिसमें से करंट जा रहा है I1, सेम डायरेक्शन में है तो I1 इंटू P प्लस का आएगा। इस तरह मूव कर रहे हैं। फिर आया है IG, करंट जो इस गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है। मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है G, तो इसमें से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? प्लस IG इंटू G। फिर उसके बाद इस लूप में हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस R, जिसमें से करंट पास हो रहा है I2, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम ले लेंगे माइनस I2 R। दिस विल ऑल इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लूप के लिए है। सिमिलरली सेकेंड लूप के लिए हम लिखते हैं, सेकेंड लूप है हमारी B C D B। इसमें भी हम एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे, लेट इट बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया है। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है गैल्वेनोमीटर, जिसमें से करंट जा रहा है IG पॉजिटिव डायरेक्शन में, IG इंटू G। फिर आएगी रेजिस्टेंस S, जिसमें से करंट जा रहा है I2 प्लस IG, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस I2 इंटू G, I2 प्लस IG इंटू S। फिर Q रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट जा रहा है I1 माइनस IG, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम इन रेजिस्टेंसेस P Q R S को इस तरह अरेंज करें कि इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास ना हो, दैट इज IG हमारे पास क्या हो जाए? 0, तो ब्रिज क्या होगा? बैलेंस। तो अब हम IG को इन दोनों इक्वेशंस में
पुट कर देंगे इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी I1 इंटू पी, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म प्लस हो जाएगी ऊपर वाली साइड जाके I2 इंटू आर। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, IG 0 हो गया, ये टर्म 0, यहाँ से भी IG 0, I2 इंटू एस और ये माइनस I1 इंटू क्यू बचेगा, IG 0 हो जाएगा जो कि उधर जाके I1 इंटू क्यू। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, लेट इट बी इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी। सो डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय बी, क्या आ जाएगा, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S, विच इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो P और Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल होगा। P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। अब हम इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO। ये हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस इस फॉर्म में अरेंज्ड हैं, एक सेल कनेक्टेड है और एक की है। हमें x ओम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या दी है कि AO आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस आर्म के इस साइड भी 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम और 3 ओम। इसके इस साइड भी 2 रेजिस्टेंसेस हैं, X एंड 6 ओम, और बीच में है ये 10 ओम, जिसमें से हमें कहा गया कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सो ये रिजेंबल कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के, जिसमें बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर और वहां से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। उसी तरह यहाँ से भी कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। यहाँ पे ये बन गई है P रेजिस्टेंस, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो क्योंकि ब्रिज बैलेंस हमें दिया हुआ है, AO से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन लगाएंगे P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S टू फाइंड X। P की वैल्यू है 2 ओम, Q की वैल्यू है X जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू है 3 ओम और S की वैल्यू है 6 ओम। यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम। देखिए कितने आसान तरीके से हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन सेटिस्फाई दी हुई है कि बीच वाला जो सेक्शन है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर इस तरह के ब्रिजेस बैलेंस होते हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S से। सो दिस विल गिव यू X इज इक्वल टू 4 ओम। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। इसे हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। हमारे पास एक वायर होती है AC जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर और इसके पैरेलल हम एक स्केल को अरेंज कर देते हैं 0 से 100 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 1 मीटर है। अब इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक सेल E से और एक की K से। 3 हमारे पास ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं 1, 2 एंड 3। इन तीनों के बीच में 2 गैप्स हैं। एक गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स R प्लेस किया है और दूसरे गैप में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस S प्लेस की है। फिर हमें एक D पॉइंट से जॉकी को कनेक्ट किया है जो कि इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसे हमने कनेक्ट किया है थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट D से कनेक्टेड है। अब इस स्लाइड वायर ब्रिज का हम यूज किस लिए करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस। अब इससे हमें अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड आउट करनी है। तो इसका सर्किट बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही बन गया है।
क्योंकि उसमें हमें क्या चाहिए होती है, 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, और उसके बीच में एक ब्रिज बना होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। तो अब देखो, जब हमने मान लीजिए इस पॉइंट पर जॉकी को प्लेस कर दिया है, तो इसके इस साइड की लेंथ मान लीजिए L है, तो दूसरे साइड की लेंथ क्या बचेगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। इस लेंथ की रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे P, और इस लेंथ की रेजिस्टेंस BC लेंथ की रेजिस्टेंस को हम लिख लेंगे Q। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हो गई हैं P, Q, R एंड S, और बीच में है गैल्वेनोमीटर। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जाम्पल है। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, हम ये पूरे कनेक्शंस करने के बाद स्विच K को क्लोज कर देंगे और इस R रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को फिक्स कर देंगे। फिर हम इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। डिफ्लेक्शन 0 कब होगी, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए इसी पॉइंट पर इस G की डिफ्लेक्शन 0 हो गई है, तो इस पॉइंट पर ये ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा एंड P बाई Q विल बी इक्वल टू R बाई S, और हमें इस S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे P क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L लेंथ ऑफ वायर। अगर हम ये मान लें स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, 1 सेंटीमीटर लेंथ की रेजिस्टेंस है R, तो L सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, L इंटू R। और Q क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ ऑफ द वायर, तो 100 माइनस L लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसको भी हम स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 माइनस L इंटू R। इस P और Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q, P इज L इंटू R एंड Q इज 100 माइनस L इंटू R। R से R कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइंड करना S, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, S बाई R इज इक्वल टू 100 माइनस L बाई L। यहाँ से S की वैल्यू आ गई है 100 माइनस L बाई L इंटू R। So this is the expression to find the unknown resistance S using Wheatstone bridge principle। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास L है और R है, रेजिस्टेंस R हमारे पास नॉन होगी, हम इसकी वैल्यू फिक्स रखेंगे। L लेंथ कहाँ से आ जाएगी, जब हम जॉकी को प्लेस करेंगे तो उसकी लेंथ को हम यहाँ से स्केल से मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम 0 टू दैट पॉइंट B उसकी लेंथ होगी L, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे हम अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स फॉर्मूला इज 100 माइनस L बाई L इंटू R। अब हम इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अननोन रेजिस्टेंस की जगह 2 रेजिस्टेंस दी है R1 और R2, जिसे हमने टर्न बाय टर्न रिप्लेस किया है। जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 लगाते हैं, केस 1 है व्हेन S इज इक्वल टू R1, तो बैलेंस पॉइंट हमें रिसीव होता है 60 सेंटीमीटर पर, यानी कि L की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। और सेकेंड केस है जब हम इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह R2 रेजिस्टेंस लगाते हैं, S इज इक्वल टू R2, तब ये बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है 50 सेंटीमीटर पर। तो हमें फाइंड क्या करना है, अगर हम इस S को रिप्लेस कर दें बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, यानी कि S किसके इक्वल आ जाए, R1 प्लस R2 से, तो ये बैलेंस पॉइंट L किस वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज S इज इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू R।
इस R की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम पहले केस 1 फिर केस 2 पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज केस 1, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास S की जगह है R1, वो कितना आ जाएगा 100 माइनस L है 60 सेंटीमीटर, माइनस 60 डिवाइड बाय 60 इंटू R, दिस इज 40 बाय 60 इंटू R और 2/3 इंटू R। R1 की वैल्यू आ गई है 2/3 इंटू R। फिर हम सेकेंड केस पर अप्लाई करेंगे, केस 2 जिसमें S की वैल्यू है R2 इक्वल टू 100 माइनस बैलेंस पॉइंट आ रहा है 50 सेंटीमीटर पर, माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू R, इट विल गिव यू 50/50 दैट इज इक्वल टू R। R2 इज इक्वल टू R आ गया है और R1 की वैल्यू आ गई है 2/3 R। अब हमें फाइंड क्या करना है, जब S किसके इक्वल हो R1 प्लस R2 के, तो हमें फाइंड जो करना है तब S क्या है केस 3 जिसमें S है R1 प्लस R2 यानी कि 2/3 R प्लस R, इट विल बी इक्वल टू 5R/3। जब S की वैल्यू 5R/3 है तब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। सो अब केस 3 में हम S की वैल्यू को पुट कर देंगे 5/3 R इज इक्वल टू 100 माइनस L/L इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5L इज इक्वल टू 300 माइनस 3L, it will give you 8L is equal to 300 and L is equal to 300/8 which is equal to 37.5 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू यानी कि हमारा बैलेंस पॉइंट 37.5 सेंटीमीटर पर आएगा जब हम S को रिप्लेस कर देंगे बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। This is how we can solve the problems based on slide wire bridge. So इस लेक्चर में हमने पढ़े किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, KCL एंड KVL, उनके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।